सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। चलिए विषय की ओर चलते हैं। आज हम सहायक वाचन के खंड 2 के अध्याय 2 आसन के बारे में जानेंगे। आसन क्या होता है, वह हमें आसन किस तरह से करना चाहिए। आसन केवल शारीरिक प्रक्रिया मात्र नहीं है, उसमें सर्वांगीण विकास के बीज भी छिपे हैं। आसन करना क्या है, एक प्रक्रिया मात्र नहीं है। आसन करने से हमारे शरीर में कौन कौन से विकास होते हैं, वह हमारे शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। आसन शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग होता है, तो हम आसन के बारे में जानेंगे। कौन कौन से आसन होते हैं और हमें कौन से आसन को किस तरह से करना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे पद्मासन। इस आसन की मुद्रा बहुत कुछ खिले हुए कमल के सदृश प्रतीत होती है। किस तरह से, जैसे कमल खिलता है, कमल जो पुष्प होता है खिलता है, उस तरह से होती है। इसलिए इसे पद्मासन कहा जाता है। इसकी विधि कैसी है, हमें किस तरह से करना चाहिए। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाकर स्वच्छ स्थान पर या स्वच्छ चादर बिछा करके बैठ जाए। सबसे पहले दोनों हाथ से बाएं पैर को एड़ी पंजे से पकड़कर उठाए और नाभि से स्पर्श करते हुए दाहिनी जंघा पर रखें। इसके पश्चात इसी प्रकार पुनः दोनों हाथों से दाएं पैर की एड़ी पंजे से पकड़कर नाभि से स्पर्श कराते हुए बाईं जंघा पर स्थापित करें। दोनों घुटनों को जमीन से टिकाने का प्रयास करें। इसे हम कहते हैं पद्मासन। फिर दोनों हथेली को ज्ञान मुद्रा बनाकर, जैसे हम ध्यान स्थिति में बैठते हैं ना, ब्रह्मनाद स्थिति में, इस तरह से बैठकर घुटनों पर इस प्रकार रखें कि हथेली का पृष्ठ भाग जो है वो नीचे की ओर हो और रीढ़ सीधी करें। रीढ़ यानी जो हमारी कमर की हड्डी है, सिर से लेकर के कमर तक की हड्डी है, उसे हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी। इसे बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए, सीधे बैठे। इसके बाद नेत्र बंद करें। कुछ सेकंड श्वास पर ध्यान लगाएं। जो हम सांस ले रहे हैं उस पर ध्यान लगाएं, नेत्र बंद करके। इस आसन को पैर बदल कर भी कर सकते हैं। प्रारंभिक अवस्था में क्षमता अनुसार करें। हाँ, हमें ज़्यादा बल नहीं देना है। अगर आपको बैठने में तकलीफ़ हो रही है तो जितनी क्षमता हो सके उतने समय आप इसमें बैठ सकते हैं। धीरे धीरे समय बढ़ाते रहें, फिर 10 मिनट तक के आप इसको कर सकते हैं। इसके लाभ क्या है, पद्मासन करने से हमें कौन कौन से लाभ मिलते हैं। पद्मासन समस्त रोग का निवारण करने के लिए उपयुक्त है और पद्मासन मन को एकाग्र करता है। इससे मन एकाग्र होता है और यह ध्यान के लिए उत्तम आसन है। हाँ, इसके लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए कि हमें कौन कौन सी सावधानियां का उपयोग करना चाहिए जब हम ये आसन कर रहे हैं। तब जो साइटिका अथवा रीढ़ के निचले हिस्से में दर्द होने पर इसे नहीं करना चाहिए। जिसे प्रॉब्लम है रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में, वह यह आसन को ना करें। इस आसन को बलपूर्वक या दृढ़तापूर्वक भी नहीं करना चाहिए। ज़्यादा ताकत नहीं लगाना चाहिए,
व बल भी नहीं देना चाहिए। तो ये कौन सा आसन हुआ? यह है पद्मासन। इसके पश्चात है कर्णपीड़ा आसन। इस आसन में कानों पर दबाव डाला जाता है। कर्ण मतलब क्या होता है? कर्ण का अर्थ होता है कान, है ना। तो इस आसन में कानों पर दबाव डाला जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कर्णपीड़ा आसन। कर्ण रोगों में विशेष लाभकारी होने से इस आसन का नाम कर्णपीड़ा आसन है। इसकी विधि क्या है? इसे पेट के बल लेट जाए, पेट के बल लेट करके इस आसन को करते हैं। फिर दोनों पैरों को हलासन की स्थिति में सिर की ओर ले जाकर टिका दें। हल जो होता है ना खेतों में, उसे हल कहते हैं। तो हल की स्थिति में सिर की ओर ले जाकर टिका दें। फिर दोनों घुटनों को दोनों कान के समीप जमीन पर स्थापित कर कानों से लगा दें। इसके पश्चात श्वास पूरी तरह बाहर निकाल दें। फिर सामान्य श्वास लें। अब आपको कहा जाए कि श्वास पूरी तरह निकाल दें तो आप सांस लेना बंद नहीं करेंगे, धीरे धीरे सामान्य सांस लेते रहेंगे। फिर नेत्रों को खुला रखें। इस स्थिति में हमें नेत्रों को खुला रखना है, जबकि पद्मासन में क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है कि आपको नेत्र बंद करने हैं, परंतु इसमें नेत्र को खुला रखेंगे। यथासंभव रुकने का प्रयास करें। जब तक स्थिति आपसे बने आप कर सकते हैं, और अगर नहीं बन रहा है तो आप रुक सकते हैं। इसके पश्चात हाथों को कमर व नितंब पर स्थापित कर कमर को धीरे धीरे जमीन की ओर टिका दें। फिर पैरों को भी जमीन पर लाएं और श्वासन में विश्राम करें। धीरे धीरे श्वास लेते रहें। इससे हमें कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? इस आसन के विपरीत जो आसन हम करते हैं उसे हम कहते हैं मत्स्य आसन। और इसे हमें कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? इस आसन के निरंतर अभ्यास से मस्तिष्क, नाक, कान, गला, नेत्र आदि संबंधित विकार नहीं होते हैं। ये सारे अंग हमारे स्वस्थ होते हैं। कौन कौन से? मस्तिष्क, नाक, कान और गला, नेत्र, ये सभी चीज़ें स्वस्थ रहते हैं इस आसन को करने से। कौन से आसन को? कर्णपीड़ा आसन को करने से। इसके बाद मोटापा, श्वास रोग, दमा, कब्ज, रक्त दोष आदि दूर होते हैं और हृदय एवं फेफड़े पुष्ट होते हैं और मेरुदंड लचीला व पुष्ट होता है एवं रक्त का प्रवाह सिर के भाग से में तीव्र होने से मानसिक शक्ति बढ़ती है। इस आसन के लिए हमें कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। वह कौन कौन सी है? यह आसन योग प्रशिक्षक के निर्देशन में ही सीखें। आप स्वयं करके अकेले में ना देखें। आपको अगर बन रहा है करते तो ही इसका करें। इसके बाद कंधे का दर्द, कान बहने पर और नेत्र रोग, अत्यधिक सर्दी जुकाम में भी इसको ना करें। अगर आपके कंधे में दर्द है तो बिल्कुल नहीं करना है। कान अगर किसी को तकलीफ़ होती है कानों में तो वो भी नहीं करेंगे। नेत्र में प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं करेंगे। और अगर सर्दी जुकाम है तो वो व्यक्ति भी नहीं करेगा। कौन से आसन को? कर्णपीड़ा आसन को। इसके पश्चात है आपका हलासन। कृषि यंत्र हल की आकृति के समान शरीर की आकृति बनती है। इससे पहले भी हमने आपको बताया है, हल का अर्थ होता है जब कृषि कार्य में कृषि का कार्य करते हैं, जो कृषि कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं तो वहाँ वे हल का उपयोग करते हैं। तो जिस प्रकार हल बना हुआ होता है उसकी आकृति के समान शरीर की आकृति बनती है। किसमें?
हलासन में, इसलिए इसे कहा गया है हल आसन। इसलिए इस आसन को हलासन कहते हैं। इसकी करने की विधि है, पीठ के बल दोनों पैर मिलाकर सीधे लेट जाइए। फिर दोनों हाथ सीधे जंघाओं के पास, हथेलियाँ खुली हुई जमीन से सटी रहेगी और हथेलियों का पृष्ठभाग ऊपर की ओर रहेगा। धीरे धीरे हाथों पर बल देकर दोनों पैर बिना घुटनों से मोड़े हुए उठाइए तथा 30 डिग्री के कोण पर रुक जाइए। इसके पश्चात 5 सेकंड रुकने के बाद 60 डिग्री कोण तक पाँव को ऊपर उठाइए व थोड़ी देर रुकिए। इसके बाद आप धीरे से दोनों पैरों को 90 डिग्री के कोण पर ले जाइए। फिर दोनों हाथों को जोर दीजिए और पैरों को थोड़ा सिर की ओर झुकाइए। फिर पैरों को तब तक झुकाते जाइए जब तक आप पैरों की अंगुलियों से भूमि का स्पर्श ना कर ले। शुरुआत में हाथों की सहायता से कमर को उठा सकते हैं। अब दोनों हाथों के पंजे सिर के ऊपर ले जाकर एक दूसरे में फंसा लें व कोहनियाँ ज़मीन पर ले जाइए। वापस आते समय पहले हाथों के पंजे खोलिए और हाथ सीधा करके शरीर के बगल में ज़मीन पर ले आइए। कमर को नीचे लाइए और फिर पैर पीछे ज़मीन से उठा लीजिए। धीरे धीरे कमर को ज़मीन से लगने दीजिए और पैरों को 90 डिग्री के कोण पर लाकर रुकिए। फिर धीरे धीरे वापस पूर्व स्थिति में आ जाइए। इस तरह यह आसन आपका पूरा कंप्लीट होगा। इसके लाभ हैं, रीढ़ को लचीला व पुष्ट बनाता है, पेट कमर की स्थूलता दूर करता है और चेहरा कांतिवान बनाता है, मतलब चेहरे में चमक आती है। आँख कान संबंधित जो विकार है वह नहीं होते हैं। इसके पश्चात है सर्पासन। सर्पासन, सर्प का मतलब आप सभी जानते हैं सर्प, है ना। तो सर्पासन होता है फन को ऊपर की ओर उठाए हुए सर्प जैसी आकृति बनने के कारण इसे हम सर्पासन कहते हैं। फिर से देखेंगे, फन को ऊपर की ओर उठाए हुए सर्प जैसी आकृति बनने के कारण इसे सर्पासन कहते हैं। इसकी विधियाँ है, हथेलियों को कंधों के बगल में ज़मीन पर स्थापित करें, रखें और श्वास भरते हुए नाभि पेट तक धड़ को हाथों के बल ऊपर उठाएं। इसके बाद ऊपर की ओर देखते हुए क्षमता अनुसार रुके, मतलब आप में जितनी क्षमता है उतनी देर ही अपने शरीर को टिका करके रख सकते हैं और सामान्य श्वास करें या श्वसन की क्रिया सामान्य रूप से करते रहें। श्वास छोड़ते हुए पहले जैसी स्थिति में पेट के बल लेट जाए। इसे कम से कम 3 से 5 बार करें। इसके लाभ है, पेट एवं कमर संबंधी रोग दूर होते हैं, रीढ़ तथा कमर में लोच बढ़ती है और फेफड़े एवं हृदय स्वस्थ होते हैं एवं कब्ज दूर होता है। इसके लिए सावधानियाँ कौन कौन सी रखनी चाहिए हमें? यह उदर रोग यथा हर्निया, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, अल्सर रोगी इस आसन का अभ्यास ना करें। जिनको दिक्कतें होती हैं वे इस आसन को ना करें। इसके बाद है
शलभासन। शलभ अर्थात टिड्डा। टिड्डा के बैठने जैसी स्थिति से मिलती हुई आकृति बनने के कारण इसे शलभासन कहते हैं। इसकी विधि है, पेट के बल लेट जाए और दोनों हथेलियों को जमीन पर जंघा के नीचे हथेली का तल भाग नीचे रखकर स्थापित करें। इसके बाद गर्दन को बाएं मोड़ें और श्वास भरकर बाएं पैर को घुटना से सीधा रखते हुए जमीन से ऊपर उठाएं व आप में जितनी क्षमता है उसके अनुसार रुके रहें। फिर श्वास छोड़कर पैरों को वापस नीचे लाएं। इसी प्रकार गर्दन को दाएं मोड़ें एवं श्वास भरकर दाहिने पैर को घुटने से सीधा रखते हुए जमीन से ऊपर उठाएं और क्षमता अनुसार रुक सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए पैरों को फिर वापस ले आएं। पुनः बाएं अथवा मध्य में ठुड्डी को जमीन पर लगाते हुए सामने देखना है और दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएं। श्वास छोड़कर फिर पैरों को वापस ला सकते हैं। इसी प्रकार दाएं अथवा मध्य में ठुड्डी को ज़मीन पर लगाते हुए सामने रखें और दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएं और श्वास छोड़कर पैर वापस ज़मीन पर टिका दें। यह आसन दोनों पैरों से कम 3 बार आप कर सकते हैं। अधिक अभ्यास होने पर दोनों पैरों को इतना ऊपर उठाएं कि पेट एवं पेड़ू सहित भूमि से 90 डिग्री का आप कोण बनाएं। इसके लाभ कौन कौन से हैं? इसके लाभ हैं, कब्ज़ दूर होता है इससे और पाचन शक्ति बढ़ती है और नाड़ियाँ शुद्ध होती है, हृदय एवं फेफड़े पुष्ट होते हैं और क्लोम ग्रंथि सक्रिय होने से मधुमेह की बीमारी मिटती है और चेहरा कांतिवान बनता है और इससे नेत्रों को भी लाभ होता है। पुराने एवं इसकी सावधानी, हमें पुराने कब्ज, वायु विकार एवं अल्सर रोग से पीड़ित व्यक्ति इस आसन को बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके बाद है धनुरासन। शरीर की आकृति धनुष के समान होने से इसे धनुरासन कहते हैं। इसकी विधियाँ है, यह पेट के बल लेटकर किया जाने वाला आसन है, अतः स्वच्छ कंबल पर पेट के बल लेट जाए और दोनों पैरों को घुटने से मोड़कर कमर की ओर लावें। फिर दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें, जो हमारी एड़ियाँ होती है उसके ऊपर वाले भाग को टखना बोलते हैं, और सांस भरते हुए हाथों के सहारे पैरों को ऊपर की ओर यथाशक्ति तानते हुए सिर एवं धड़ को भी क्षमता अनुसार ऊपर उठाएंगे एवं अपनी यथाशक्ति अनुसार आप उसको रोक सकते हैं। जितनी देर हो सके उतनी देर पैरों को पकड़कर रख सकते हैं। थकान होने पर आप इन्हें वापस अपनी स्थिति में ला सकते हैं। इसके लाभ हैं, कब्ज एवं पित्त विकार दूर होते हैं और मेरुदंड, पीठ, पेट सभी पुष्ट होते हैं एवं स्नायु दुर्बलता दूर होती है और पेट के अंदरूनी अंगों की मालिश भी होती है। टली हुई नाभि इस आसन के अभ्यास से अपने स्थान पर आ जाती है और कुबड़ापन दूर करने में भी यह सहायक होता है। इससे हृदय, फेफड़े पुष्ट होते हैं। इसके लिए कुछ सावधानियां हैं। हर्निया के रोगी इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करेंगे एवं उच्च रक्तचाप,
हृदय रोग मतलब जिसको उच्च रक्तचाप का अर्थ है जिसको बीपी की शिकायत है वो भी नहीं करेगा। और हृदय रोग एवं कमर दर्द से पीड़ित व्यक्ति इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे एवं बलपूर्वक आसन बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जिस भी आसन को कर रहे हैं उस पर ज़्यादा तनाव ना दें एवं खिंचाव शरीर पर नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो हमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए यहाँ बल का उपयोग नहीं करना है। इसके बाद है मरकासन। इस आसन की कई स्थितियाँ हैं, कई प्रकार से इस आसन को कर सकते हैं। उनमें से 2 स्थितियों का वर्णन यहाँ किया गया है। पहली है विधि, पेट के बल लेट जाइए एवं हाथ जंघाओं के बगल में हो और धीरे से दोनों पैर फैला लीजिए। पैरों के पंजे बाहर की ओर, एड़ियाँ अंदर की ओर रहे और धीरे से बायां हाथ कोहनी से मुड़ते हुए दाहिने हाथ के बगल के नीचे निकालकर हथेली कंधे पर लगा दे तथा हाथ कोहनी से मोड़ते हुए बाएं कंधे के ऊपर ले आइए। फिर दोनों कोहनियों के त्रिकोण में अपने सिर को टिका लीजिए। इसके पश्चात दोनों हाथ को कोहनी से मिलाकर हथेलियों को गाल पर स्थापित कर कमर से धड़ को थोड़ा ऊपर उठाएं और पैरों को मिलाकर नीचे की ओर ताने एवं श्वास छोड़कर सामान्य करें। इसी अवस्था में भी विश्राम करें। इस आसन के करने से हमें कौन कौन से लाभ हो सकते हैं? बच्चों की लंबाई बढ़ाने में यह सहायक होता है और कुबड़ापन दूर होता है, क्रोध दूर होता है, गुस्से आने वाली जो आदतें होती है वो ख़त्म हो जाएगी और उदर विकार दूर होते हैं, शारीरिक मानसिक थकान दूर होती है, फेफड़े गले के विकार भी दूर होते हैं। इसके लिए कुछ सावधानियां हैं। आवश्यकता से अधिक तनाव न डालें। हमारे शरीर में जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार ही हम सभी आसन को करेंगे। तो आज हमने कुछ आसन के बारे में जाना। इसके पश्चात आगे के भाग में कुछ आसन के बारे में फिर जानकारी है आपको देंगे। धन्यवाद।